मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा की जो यूनिट 10 है उसका 15वां टॉपिक है, जो सीधे सिलेबस में लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति से संबंधित संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन। उसको अब हमें समझना है, इस टॉपिक को समझना है। टॉपिक में आगे बढ़े उससे पहले हम बता दें आपको कि करंट अफेयर्स के यूनिट 8 जो है उसके वीडियो डले हुए हैं हमारे चैनल पर। यूनिट 9 के कंप्लीट वीडियो डले हुए हैं, पूरी यूनिट 9 जो है वो कंप्लीट करा दी गई है। ये यूनिट 10 का वीडियो है ना। और यूनिट जो 1 है उसके वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, है ना। यूनिट जो मध्य प्रदेश का जीके है वो मध्य प्रदेश के इतिहास तक परीक्षा धाम बुक से हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको भी करा दिया गया है। सिर्फ मध्य प्रदेश में विविध के टॉपिक रह गए हैं, तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और बहुत सारे मैराथन वीडियो भी डले हुए हैं हमारे चैनल पर, तो आप जाके अपनी आवश्यकता अनुसार उन वीडियो को देख सकते हो, है ना। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यूनिट 7 के भी वीडियो डले हुए हैं परीक्षा धाम बुक से, तो उन्हें भी आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन की। साथ ही हम यह भी जानकारी दे दें आपको कि जैसे ही प्रीलिम्स परीक्षा होगी उसके बाद मेंस परीक्षा के लिए भी आपके लिए वीडियो आएंगे, क्लासें आएंगी और कंटिन्यू क्लास रहेंगी, तो उनको भी आपको देखना है। उसी की तैयारी में अभी लगे हुए हैं, तो कंटेंट बनाने में और बाकी सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो देखो समय लगता है यार, तो आप लोगों से हम बार बार यही कहते हैं कि वीडियो को कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, है ना। और जय हिंद भी लिख दिया करो एक बार कि हाँ मैंने वीडियो देखा है। तो जैसे आप जय हिंद लिखते हो या थैंक यू लिखते हो ना वीडियो में, या नाइस वीडियो या कुछ भी लिखते हो, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि आपने वीडियो देखा है, किस किस बच्चे ने वीडियो देखा है। जैसे आयुषी नाम की एक लड़की है ना, हर एक वीडियो को देखती है, हर एक वीडियो में कमेंट करती है ना। तो हम ऐसे बच्चों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। मेघा हो गई, आयुषी हो गई, है ना, शिवानी और बरकत से लोधी, है ना, बरकत से सोलंकी, वैभव शर्मा जी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मुझे खुद उतने नाम याद नहीं रहते हैं। अब हजारों की संख्या में आप लोग देख रहे हो, तो उतना तो नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे हर एक वीडियो को लाइक करते हैं, उनको शेयर करते हैं और अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि यहाँ पे MBPSC की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, जिससे आप जुड़ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे, ताकि ये जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो आपको लूट रहे हैं उनसे हम बच सकें और बेहतरीन तरीके से अच्छी तैयारी कर सकें, है ना। तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को, संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन को। देखो क्या है, जनजातियों से संबंधित जो संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और राज्य स्तर के संस्थान, हमें दो भागों में बांट के देखना है। हम यह उनको यहाँ ना देख के सीधे विस्तार से समझ रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से बात करेंगे। तो पहला जो महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे पहले आप यूनिट 10 में ही पढ़ते थे, आयोग वाली यूनिट थी। अब इसको हटा दिया गया है और उसकी जगह पे जनजातियों वाली यूनिट जोड़ दी गई है। दो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, इसका गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 338 का में है। 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, और गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था। और आप ये जानते ही होंगे अगर आपने पहले पढ़ा है कि वे आयोग जिनका गठन संविधान के अनुसार किया जाता है, संविधान में जिनका वर्णन होता है, वो संवैधानिक कहलाते हैं। कैसे? संवैधानिक कहलाते हैं। इसकी सदस्य संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। अगर टोटल सदस्य पूछे जाएँ तो 5, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़ के पूछा जाए तो 3 सदस्य लगाना है आपको। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आयोग के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य हैं, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही इनकी जो पदअवधि है वो 3 वर्ष की होती है। तो सभी सदस्यों की पदअवधि 3 वर्ष की होती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य देखें तो जो अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपाय हैं, उनसे संबंधित मामलों की जांच एवं निगरानी करना, विशिष्ट शिकायतों की भी जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, आयोग सुरक्षा उपायों के संचालन के बारे में राष्ट्रपति को प्रति वर्ष आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट भी प्रदान करेगा, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये तो थी जानकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, जिसका गठन 2004 में संविधान के अनुच्छेद 338 का के तहत किया गया था। अब हम आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम पर। अभी राष्ट्रीय वाले चल रहे हैं ना, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की बात करेंगे। ये जो है अप्रैल 2001 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय
अप्रैल 2001 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो पूछा जाएगा किस मंत्रालय के तहत, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत। कब की गई थी? अप्रैल 2001 में की गई थी। इतनी चीजें याद रखनी है। इसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस दिया गया है। निगम के लिए बनाए गए अधिदेश जो हैं अंडरटेकिंग स्वराज उद्यम कार्य के अनुसार ऐसे जनजातीय परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों से दुगनी है, निगम से वित्तीय सहायता ले सकते हैं। निगम जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है ना वित्त एवं विकास निगम जो है, ये लक्षित समूह कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अनुदान देता है। साथ ही ऐसे मतलब क्या होता है, ये जो संस्थान होते हैं ना, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्य कर रहे होते हैं। सीधा सही समझो तो सिर्फ आपको ये याद रखना है इसमें पूरे में अप्रैल 2001 याद रखना है और जनजातीय मामलों का मंत्रालय याद रखना है। अगला है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है बहुराज्य सहकारी अधिनियम जो है ना, समिति से अधिनियम 1984, इसके तहत जो है राष्ट्रीय स्तर का शीर्षस्थ निकाय है जो 1987 में गठन किया गया था। इसका स्थापना की गई थी 1987 में। तो आपको नाम याद रखना है एक तो इसका, और इसका गठन याद रखना 1987 में किया गया है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किसके तहत? बहुराज्यीय बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत 1987 में स्थापना हुई थी इसकी। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। इस बुक को मैंने पहले रीड कर लिया है, उसके बाद ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जो है, ये 1984 में इसकी स्थापना हुई है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है। ये जबलपुर में इसकी स्थापना की गई है। तो ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ये जो संस्थान है ये राष्ट्रीय स्तर का है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान 1984 में स्थापना हुई और कहाँ पर है? जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में स्थापना की गई है। वर्तमान में इसका जो नाम है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है और ये नाम 2014 में इसे दिया गया है ना। तो इतना भी याद रखना है। जनजाति सलाहकार परिषद की बात करें तो वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में है जनजाति सलाहकार परिषद। कितने राज्यों में है? वर्तमान में ये भारत के 10 राज्यों में है। कौन कौन से हैं जनजाति सलाहकार परिषद वाले राज्य? तो इसमें मध्य प्रदेश भी हमारा शामिल है, इसलिए इसको याद रखना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में जनजातीय सलाहकार परिषद है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जो है वो भारतीय संविधान की धारा 244(1) के अनुसार 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से किया गया था। तो जो जनजातीय सलाहकार परिषद है ना, इसका गठन किया गया है राष्ट्रपति के आदेश से। किससे? राष्ट्रपति के आदेश से किया गया है। भारतीय संविधान की जो धारा 244(1) है उसके अनुसार 5वीं अनुसूची के अनुसार जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। और ये कितने राज्यों में गठित की गई है? 10 में। जनजातीय सलाहकार परिषद में किसी भी सदस्य की स्थिति में 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिनमें से लगभग 3/4 लोग राज्य विधानसभा में SC/ST के प्रतिनिधि होंगे। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो यह एक सांविधिक और बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा है? सांविधिक है और बहुसदस्यीय निकाय है। संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है ना। इसमें कुल 3 अशासकीय सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो कुल 3 होते हैं और एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, तो ऐसे 3 हो जाते हैं। कैसा निकाय है? सांविधिक है और बहुसदस्यीय है। मध्य प्रदेश जनजाति विकास आयोग के आयुक्त आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, तो इसके 3 सदस्य होते हैं। सांविधिक है, बहुसदस्यीय निकाय है ना। आयोग में एक सचिव भी होता है। आयोग में कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होना अनिवार्य है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति है सरकार के द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। वहीं राष्ट्रीय वाले में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। तो राष्ट्रीय में और राज्य में दोनों में ही कार्यकाल 3 वर्ष का है। इनके अध्यक्ष, सदस्य, अन्य कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें एवं वेतन भत्ते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को ही सौंपता है और त्यागपत्र राज्य सरकार को ही सौंपता है। मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की बात करें
तो मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान जो है, इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को की गई थी। कब की गई थी? 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में की गई थी, लेकिन 10 अप्रैल 1965 में संस्थान का मुख्यालय जो है वो भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था। तो स्थापना तो हुई थी 1954 में, कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। किसकी? एमपी के आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की। और वर्तमान में कहाँ पर है? ये भोपाल में है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह प्राधिकरण जो है, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है और मध्य प्रदेश में 3 हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। तो इन्हीं के लिए गठित किया गया है। इतना ही बस आपको याद रखना है। अब देखो, मुख्य अभिकरण, उनका मुख्यालय और कार्यक्षेत्र देखेंगे तो पहले इस साइड आप मुख्यालय देखेंगे और इस साइड कार्यक्षेत्र देखेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। देखो, शहरीय विकास प्राधिकरण के बारे में जान रहे हैं पहले तो हम। शहरिया है ना, तो शहरीय विकास प्राधिकरण जो है वो श्योरपुर कला में है। जो ये श्योरपुर, मुरैना, भिंड और जिला को कवर करता है। वहीं जो शिवपुरी में है, ये शिवपुरी के लिए ही है शहरीय विकास प्राधिकरण। जो गुना में है वो गुना और अशोकनगर के लिए, और जो ग्वालियर में है, ये ग्वालियर और दतिया जिले के लिए है शहरीय विकास प्राधिकरण। इससे क्या समझ में आ रहा है? इन जिलों में शहरिया जनजाति की जनसंख्या जो है वो काफी होगी। इस एरिया में शहरिया जनजाति जो है वो पाई जाती है। ऐसे आपको कोरिलेट करके चलनी है चीजें। बैगा विकास प्राधिकरण की बात करें तो बैगा जो है मंडला, मंडला जिला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर में आपको बैगा विकास प्राधिकरण देखने को मिलेगा। भारिया विकास प्राधिकरण पातालकोट, तामिया जिला छिंदवाड़ा के विकासखंड तामिया के पातालकोट क्षेत्र के 12 ग्राम में फैला हुआ है। भारिया विकास प्राधिकरण इनके लिए है। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की बात करें तो राष्ट्रीय तो हमने देख लिया है ना। अब कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसका स्थापना हुई है। 1956 की धारा 25 के अंतर्गत निगम द्वारा आर्थिक और स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और 1 अप्रैल 1995 से किया जा रहा है इसका। तो वही उद्देश्य है जो राष्ट्रीय वाले के थे ना, वही उद्देश्य इसके हैं, जनजातियों का विकास करना। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद जो है मैपसेट, इसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1981 है, स्थापना वर्ष। जनजाति वर्ग के जो शिक्षित बेरोजगार युवा है ना, उनको तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद का कब गठन हुआ है? 1981 में गठन हुआ है। इसे सोसाइटी रजिस्ट्री करण अधिनियम 1973 के तहत जो है वो स्थापित किया गया था। उद्यमी विकास संस्थान मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 20 मार्च 1980 को इसकी स्थापना हुई है। 20 मार्च 1980 को इसकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उपक्रम के रूप में उद्यमी विकास संस्थान मध्य प्रदेश इसकी स्थापना की गई है 1980 में। मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी, इसका मुख्यालय भोपाल में है। ये पूछा जा सकता है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जनजातीय कार्य विभाग के जो मंत्री होते हैं इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है और जनजातीय कार्य मंत्री जो हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष तथा आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश इसके सचिव होते हैं। सोसाइटी के संचालन मंडल की बैठक प्रति 3 माह में आयोजित की जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के अनुसार ये चल रहा है ना। और 29 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को भी ये संचालित कर रहा है। कौन सा संस्थान? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी ये कर रहा है, ऐसा है ना। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल में है। तो पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई है तो 1980 में इसकी स्थापना हुई और कहाँ पर? भोपाल में है ये। तो किस लिए? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। तो आप समझ पा रहे हो ना, नाम से ही लोक कला के लिए लोक कला परिषद, इसलिए। यह जो संस्थान है यह तुलसी समारोह, जनजातीय चित्र प्रदर्शनी एवं शिविर, खजुराहो निर्माण उत्सव, राष्ट्रीय शिल्प मेला और लोकरंग समारोह, भोपाल महाबोधि सांची आदि का आयोजन भी करता है। इसके द्वारा चौमासा नामक पत्रिका का भी संपादन किया जाता है। मध्य प्रदेश लोक कला जनजाति लोक कला परिषद जो है ना, इसके द्वारा
चौमासा नामक पत्रिका का संपादन किया जाता है और इसके संपादक जो है वो धर्मेंद्र पारे हैं। अगला जो संस्थान है वो है मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग। स्थापना कब हुई? 1964 में। किस विभाग की? आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग 1965 में कर दिया गया था। 1964 में स्थापना हुई थी। आदिवासी प्रकोष्ठ जो है तो ये 1984 में गठन हुआ है इसका, आदिवासी प्रकोष्ठ का। और आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक जो है 1984 में ही की गई थी। इसका अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होता है और उपाध्यक्ष जो होता है वो विधि मंत्री होता है। इसमें 5 सलाहकार, 8 सदस्य और 1 सदस्य सचिव तथा एक सहायक सचिव भी होता है आदिवासी प्रकोष्ठ में। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास प्राधिकरण, तो ये कोल जनजाति से संबंधित और गठन कब किया गया है? 2011 में इसका गठन किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो 2011 में कोल विकास प्राधिकरण राज्य स्तरीय का गठन किया गया है। इसके सदस्य निम्नानुसार होते हैं। तो राज्य शासन द्वारा कोल जनजाति से नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष, अशासकीय सदस्य होते हैं 5, अधिकतम 3 वर्ष के लिए ये भी होते हैं ना कोल जनजाति से, और शासकीय सदस्य भी होते हैं कुछ। तो प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, आदम संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं और संचालक जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान। ऐसे कुल मिला के 11 सदस्य होते हैं शासकीय। ये तो थी, है ना, ये था कोल जनजाति के लिए, है ना। कोल जनजाति के लिए 2011 से में गठन किया गया था और इनके विकास के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। जिला स्तरीय प्रकोष्ठ की बात करें तो जिला स्तर पर जिला स्तरीय प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। जिला स्तर पर तो जहां जहां जनजाति है ना वहां पे जिला स्तरीय प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, इतना ध्यान रखना है। कोल जनजाति विकास अभिकरण की प्रस्तावित योजनाओं को देखें तो कोल जनजाति विकास के लिए पृथक से आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के लिए निम्नानुसार योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र के लिए योजना है, उद्यानिकी के लिए योजना है, गणवेश के लिए योजना है, स्कूल के लिए, है ना, स्वास्थ्य के लिए और वानिकी, साइकिल, रिक्शा, इस सब के लिए योजना है। कोल जनजाति के लिए अलग से सेपरेट योजना बनाई गई है। अच्छा, इनको विस्तार से इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ये थोड़ी पूछा जाएगा कि इस योजना क्यों, क्योंकि ये बदलते रहते हैं समय समय के साथ, इसलिए नहीं पूछा जाएगा। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की बात करें तो स्थापना विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये अमरकंटक अनूपपुर में है और इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अपनी तरह का भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। आवासीय विद्यालय विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के छात्र छात्राओं के लिए जबलपुर, गुना, इंदौर में संचालित किए जा रहे हैं 3 आवासीय विद्यालय। इन विद्यालयों में 600 सीट प्रति विद्यालय के मान से, माफ कीजिएगा, 300 बालक और 300 बालिकाओं हेतु तो स्वीकृत हैं प्रत्येक विद्यालय में। जबलपुर, गुना और इंदौर में आवासीय विद्यालयों में 600 सीट है एक विद्यालय में। ऐसे 3 विद्यालय हैं जबलपुर, गुना और इंदौर में। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी चलाई जा रही हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 33 हैं और इसका गठन जो है वो फर्म एंड सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत किया गया है। विशिष्ट कीड़ा परिषद, है ना, तो इसके बाद आपको याद रखना है विशिष्ट कीड़ा परिषद। देखो कुछ चीजें स्किप करते जा रहे हैं तो आपको मन में डाउट नहीं लाना है, वो जरूरी है स्किप करना बेटा, सब चीजें थोड़ी पढ़नी है। क्योंकि बुक बनाने वाले ने क्या किया है, ये बुक पहली बार लॉन्च की गई है, अगली बार आप देखेंगे ना तो इसमें पेज भी कम हो जाएंगे और शॉर्ट होके आएगी बहुत। इस बार क्या है, ये देखेंगे कि डिमांड क्या है प्रश्न की, उस अनुसार जो है वो आपको अगली बार बुक का जो नया संस्करण है वो मिलेगा, है ना। विशिष्ट कीड़ा परिषद, तो बालक कीड़ा परिषद इंदौर एथलेटिक्स, स्विमिंग और डाइविंग के लिए है। बालक कीड़ा परिषद श्योरपुर एथलेटिक्स के लिए है। बालक कीड़ा परिषद खरगोन जिम्नास्टिक के लिए। बालक कीड़ा परिषद शहडोल क्लाइंबिंग और बोल्डरिंग के लिए है। कन्या क्रीड़ा परिषद जो है वो जबलपुर साइकिलिंग के लिए है। कन्या क्रीड़ा परिषद धार टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कन्या क्रीड़ा परिषद धाबुआ जो है वो तीरंदाजी के लिए है। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसकी चिंता इतनी नहीं करनी है।
अब आते हैं जनजातीय संग्रहालयों पे। तो अब संग्रहालयों को देखना है संस्थान के बाद। देखो, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका गठन किया गया है 21 मार्च 1977 को। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का गठन किया गया है 21 मार्च 1977 को। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का गठन किया गया है। वर्ष 1979 में यह संस्थान भोपाल स्थानांतरित किया गया है। कब? वर्ष 1987 में यह जो संस्थान है भोपाल स्थानांतरित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? संपूर्ण भारत की लोक कला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आधार विकास, मानव सभ्यता के विकास और उद्भव की कहानी प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल, सॉरी माफ कीजिएगा, नई दिल्ली में है। और 1977 में जो है इसका गठन हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है और 1964 में इसका गठन हुआ है। इंदिरा गांधी दिल्ली में और मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल में 1964 में। विशेष इसके भवन की जो रूपरेखा है, मध्य प्रदेश जो जनजाति संग्रहालय, इसकी भवन की रूपरेखा है ये रेवाची कामथ ने तैयार की थी। इसमें जनजातीय समारोह, शिविर, प्रदर्शनियों को जोड़ने के लिए संग्रहालय मित्र योजना का प्रारंभ किया गया है। संग्रहालय का प्रकाशन चौमासा पत्रिका, अनुसंग पत्रिका, ये प्रकाशन है संग्रहालय का। चौमासा तो मध्य प्रदेश जो राज्य संग्रहालय है। देखो, संग्रहालय के पत्रिका के अतिरिक्त कुछ और गतिविधियां होती हैं, जैसे सांस्कृतिक वैविध्य है। तो इसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश का जो संस्कृति है, बहुरंगी संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। वहीं जो जीवन शैली है उसमें दीर्घा 1 से 2 में प्रवेश करने के लिए जिस गलियारे से गुजर कर जाना होता है, वहाँ एक विशालकाय अनाज रखने की कोठी बनाई गई है। जीवन शैली कलाबोध कलाबोध दीर्घा में हमने जीवन चक्र से जुड़े संस्कारों तथा ऋतु चक्र से जुड़े गीत, पर्वों, मिथकों, अनुष्ठानों को समेटने का उद्देश्य रखा है। देवलोक संकेतों, प्रतीकों की जिस वास्तुशिल्पी में इस आदिवासी समुदाय ने अपने देवलोक के विस्तार को लिखा है, उस देवलोक। छत्तीसगढ़ दीर्घा तो अतिथि राज्य की आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। रक्कू दीर्घा जीवन की भोर बेला यानी बचपन और उसके खेलों पर आधारित प्रदर्शनी इस दीर्घा में लाई गई है। तो अलग अलग दीर्घा बनी हुई हैं इस संग्रहालय, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय जो है उसमें, और इनको दर्शाया गया है। आदिवर्ष आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय कला संग्रहालय जो है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। किसकी? आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय की 2001 में स्थापना की गई है। कहाँ पर? खजुराहो छतरपुर में है। और जनजाति कला का प्रदर्शन, जनजातीय लोक कला संरक्षण इसका उद्देश्य है। श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो कि छिंदवाड़ा में है, 1954 में इसकी स्थापना हुई है। 20 अप्रैल 1954 की डेट आपको याद रखनी है। 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना हुई छिंदवाड़ा में। नाम परिवर्तन हुआ 1997 में, बादल भोई जनजाति संग्रहालय किया गया है। और 15 अगस्त 2003 से सभी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। शहरीय जनजाति संग्रहालय श्योरपुर में है, 1990 में इसकी स्थापना की गई है। और शहरीय विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष एवं तत्कालीन ग्वालियर चंबल कमिश्नर श्री अजय शंकर ने 1986 में शहरियाओं के संरक्षण एवं उनकी संस्कृति पर शोध हेतु एक पुरातत्व संरक्षण समिति बनाई, जिसने शहरीय संग्रहालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी। यह संग्रहालय पूरे देश में एकमात्र शहरीय संग्रहालय है जो कि श्योपुर जिले में है। 1990 में स्थापित किया गया है। अन्य जनजातीय संग्रहालयों में रानी दुर्गावती संग्रहालय जो कि जबलपुर में है, 1976 में इसकी स्थापना की गई है। रानी दुर्गावती संग्रहालय, तो आपको यही याद रखना है कि ये कहाँ पर है, जबलपुर में है और 1976 में स्थापना की गई है। राजा शंकर शाह संग्रहालय भी जबलपुर में ही है। तो राजा शंकर शाह संग्रहालय पूछा जाए तो यह भी जबलपुर में ही है। टांट्या भील संग्रहालय खंडवा में है। टांट्या भील संग्रहालय, इस संग्रहालय में टांट्या भील एवं भीमा नायक की प्रतिमा है तथा उनके जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी है। जनजातीय संस्कृति संग्रहालय भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। और आदिवासी संग्रहालय पातालकोट, 1954। तो जनजातीय संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। 2011-12 में इसकी स्थापना हुई थी।
और आदिवासी संग्रहालय पातालकोट में है, 1954 में स्थापना हुई थी। अब हम जनजातीय प्रकाशन को देखेंगे, है ना, उससे संबंधित चीज़ों को समझेंगे। देखो क्या है, जो भोपाल द्वारा प्रकाशित है ना, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल के द्वारा जो प्रकाशित हैं, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल के द्वारा जो प्रकाशित हैं, उसमें है आदिवासी धरोहर 2003, आदिवासी धरोहर 2003। इसमें चौमासा ग्राम कलाओं, है ना, परंपराओं, बचिकाओं एवं अन्य सांस्कृतिक रूपों पर केंद्रित चौमासिक पत्रिका है। ये आदिवासी धरोहर 2003, है ना, 2003 से प्रकाशित हो रही है। और गोंडी हिंदी शब्दकोश जो है वो 2006 में प्रकाशित हुआ था। कोरकू हिंदी शब्दकोश 2007, भीली हिंदी शब्दकोश 2007, ट्राइबल स्ट्राइड 2007, जनजातीय फोलियो 15 प्रकार के 2009, जनजातीय गुदना श्रृंगार और उपचार 2012, कोरकू व्याकरण 2013, भीली व्याकरण 2013 की है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश पार्ट 1 एवं 2 2013 में प्रकाशित हुआ था। भील जनजाति समूह के सांस्कृतिक आयाम जो हैं वो 2015 में, जनजातीय शिल्प चित्रशिल्प 2017, अगरिया 2017, प्राकृतिक पूजा पर्व इंदल 2017, हिंदौरी मुंदरी 2017, पारंपरिक बैगानी गीत भिलाला हिंदी शब्दकोश मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियां और बरेली हिंदी शब्दकोश जो है ये सब 2017 में प्रकाशन हुआ है। इनका किसके द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश के जनजातीय विकास अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। और ऐसी बहुत सी चीजें भी हैं। बान्या प्रकाशन की बात करें तो 1980 में मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उपक्रम के रूप में बान्या प्रकाशन का गठन किया गया था। बान्या का पंजीयन मध्य प्रदेश फार्म एवं सोसाइटी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किया गया है। बान्या के मुख्य उद्देश्य जो हैं वो आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और भी उद्देश्य हैं, तो आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि जनजातियों के कल्याण संबंधी उद्देश्य ही होंगे। मध्य प्रदेश में सामुदायिक जनजाति रेडियो में आपको देखना है कि रेडियो केंद्र कौन कौन से हैं। तो बेगा बहुल क्षेत्र चाड़ा डिंडोरी सामुदायिक, है ना, तो गोंड बेगा शहरी या कोरकू भारिया बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक जनजाति रेडियो केंद्र निम्नानुसार है। कोरकू बहुल क्षेत्र खालवा खंडवा में जो वहाँ पर, और गोंड बहुल क्षेत्र है चिचोली, भील बहुल क्षेत्र है नाचला, और भील बहुल क्षेत्र मेघनगर झाबुआ में है। ये भील बहुल क्षेत्र गुना और बिजौरा में भी है। मवासी जनजाति शब्दकोश, तो मध्य प्रदेश की आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजाति की बोली का शब्दकोश तैयार कर रहे हैं। यह जनजाति छिंदवाड़ा के जुन्नार देव जो मवासी जनजाति है, तामिया, परासिया, बिछुआ, मोखेड़ और अमरवाड़ा में पाई जाती है तथा इसकी बोली विलुप्त होने के कगार पर है मवासी जनजाति के। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 15, वो कंप्लीट हो रहा है। और अब जो हम देखेंगे वो इसके बाद का टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।